हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पूजन और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राम विकास एवं समाज। तो जैसा आप लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में मेरे कि 13 चैप्टर जो हैं वो ग्राम समाज विकास को मैं 13 चैप्टरों में कंप्लीट करने वाला हूं। प्रत्येक चैप्टर का नाम आपने इसमें देख लिया होगा। ओके, तो राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राज्य मंडी परिषद, समाज कल्याण पर्यवेक्षक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी, इन परीक्षाओं में ग्राम समाज एवं विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों ने देख लिया होगा। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 13 तक। तो हम अपने चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास, जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, ग्रामीण सामाजिक और विकास। तो समाज को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, जनजाति समाज, और दूसरा क्या है, कृषक एवं औद्योगिक समाज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण सामाजिक एवं विकास में गांव क्या होते हैं। ठीक है ना, गांव क्या होता है, ग्रामीण क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले जिसका हम विकास करने की बात कर रहे हैं वो है क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में, उसकी सहायता करने में सरकार की क्या योजनाएं होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर फोटो आप लोग को दिख रहा होगा कि गांव के कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर भैंसें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए बैल के द्वारा यहाँ पर सामान की ढुलाई हो रही है। तो इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चित्र को देखकर आपको प्रॉपर गाँव की फीलिंग आ रही है कि एक किसी गाँव का पृष्ठ होगा, एक किसी गाँव का क्षेत्र होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, यदि ग्रामीण परिवेश से प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको गांव की फीलिंग होनी चाहिए कि गांव क्या है, गांव कैसे होते हैं, ठीक है ना, तब आप उस पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गांव होता है वहाँ पर क्या होता है कि पशुपालन, यहाँ पर आपको पशु दिख रहे होंगे, और कृषि, पशुपालन और कृषि जो होती है वो गांव के दो मुख्य व्यवसाय होते हैं। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो कृषि पर काफ़ी अधिक निर्भर होते हैं। आप लोग को डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, हमारे भारत में लगभग 50% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है, और वो संख्या अधिकतर गांव से आती है। और पशुपालन जो है वो ग्रामीण लोगों का एक मुख्य व्यवसाय है। यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों गाँव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण में समस्याएँ क्या आती हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गाँव है, जंगल का भी इलाका है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्वास्थ्य है। क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा। जैसे आप सपोज करिए यहाँ पर जो बच्चे हैं ये जब बड़े होंगे तो कहाँ पढ़ने जाएंगे, इनके आसपास स्कूल होने चाहिए, इनके आसपास कॉलेज होने चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं क्या उनमें शिक्षा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, शिक्षा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या है, स्वास्थ्य। फिर इसके बाद क्या है, स्वास्थ्य। सपोज करिए कि गांव जो होते हैं वो दूर दराज में होते हैं, वनों के निकट होते हैं, यानी कि नगर और शहर से दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वहां पर बीमार हो गया तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे होगी, ठीक है ना। तो शिक्षा के बाद जो स्वास्थ्य होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है गाँव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, पेयजल। आप लोगों में से अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश से होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो है फॉर्म भर दिया गया है और लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर वीडियो भी देख रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गांव गांव नल जल योजना का शुभारंभ किया हुआ है। जो लोग गांव में होंगे या फिर अपने आसपास के गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा हर गांव में जो है पाइप लगाया जा रहा है और नल से जो है पानी आपके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। तो जल नल योजना। तो जो पेयजल की सुविधा है वो गांव में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम गांव होते हैं या तो कहीं वो पहाड़ों के पास होते हैं या तो शहर नगर से दूर होते हैं। जो वहाँ के जल की क्वालिटी होती है हर गांव में अलग अलग होती है। आप लोग को पता ही होगा कि भारत में गांव में भाषा और पानी बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। 2-3 किलोमीटर दूर गए भाषा बदल जाएगी, 4-5 किलोमीटर दूर गए वहाँ का जल बदल जाएगा। तो प्रॉपर शुद्ध जल गांव वालों को नहीं मिल पाता, इससे उनको तमाम जो है बीमारियां होती हैं। तो पेयजल सुविधा से गांव की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
ओके, तो हमने अभी 3 चीज़ें देख ली, एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, तीसरा है पेयजल। तो आई होप कि तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, शिक्षा का महत्व और स्वास्थ्य की ज़रूरत और पेयजल, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं रोजगार। आज जो बच्चे अपने गांव से दूर रहकर पढ़ाई करते होंगे या फिर गांव में पढ़ाई करते होंगे, उनके दोस्तों की संख्या गांव में बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं है? आपने देखा होगा कि गांव में यदि 2-3 घरों में जाकर हम देख लें तो एक न एक किसी का बेटा, किसी का भाई शहर में जाकर काम करता है। तो इससे यह साफ स्पष्ट है कि गांव में रोजगार की कमी है। गांव में रहकर रोजगार पाने की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कहीं न कहीं लोग उससे वंचित हैं। कहीं न कहीं लोग उससे वंचित हैं, ठीक है ना। तो रोजगार की जो समस्या है वो बहुत विकट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गांव में आज जो गांव है पूरा वो बच्चों से, नौजवानों से रिक्त हो चुका है, यानी कि जो बच्चे नौजवान हैं वो गांव में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। इसी संदर्भ में मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। कोई पहाड़ी कवि ही है, आपने शायद सुना भी होगा, आए सड़क तू अब आई है गाँव, आए सड़क तू अब आई है गाँव, जब पूरा गाँव शहर जा चुका, ठीक है ना। तो गाँव में जो है वो सड़क अब आई है, शहर से गांव में सड़क अब आई है जब पूरा गांव शहर जा चुका, ठीक है ना। तो ये जो टोंट मारा गया है ये कहीं ना कहीं रोजगार पे ही मारा गया है कि गांव में हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको रोजगार की कोई खास सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए उनका प्रवासन हो रहा है। आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा, खूब सारे लाखों बच्चे दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के फंस गए थे, जहाँ से उनको वापस आने में काफ़ी दिक्कत हुई। काफ़ी लोग 500-500, 600 किलोमीटर पैदल चल के आए। तो इस समस्या को ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ग्रामीण में जो गांव के सामाजिक विकास की हम यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं, तो गांव के विकास में जो एक मुख्य बात है वो क्या है? रोजगार भी है, ठीक है ना। तो अभी हमने शिक्षा देखा, हमने स्वास्थ्य देखा, हमने पेयजल देखा, हमने रोजगार देखा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? ओके। अब इसमें क्या है कि रोजगार की बातें हमने कर ली, पेयजल की बातें कर ली, स्वास्थ्य की बातें कर ली, शिक्षा की बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कृषि की। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या है? वो कृषि। गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं। और कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ना तो उनके अच्छे से मूल्य मिलते हैं, ना तो समय पे खाद और दवाएं, ना तो अच्छे अनुसंधान हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर की स्थिति को मजबूत किया जाए। यदि हो भी रहे हैं तो गांव तक उसका कोई खास प्रभाव अभी तक नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कृषकों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। कृषक की जो आय है वो आज भी बहुत अधिक नहीं हुई है। तो इसलिए जो गांव में ध्यान देने वाली बात है कि कृषक की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को हमें ध्यान में रखना होगा कि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वो गांव में किस प्रकार से लागू हो रही हैं और उन्हें किस प्रकार से प्रभावी किया जा रहा है कि कृषक का विकास हो, पशुपालन को बढ़ावा मिले, जो पशुओं की दूध है उसका मूल्य सही से मिले, ठीक है। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्राम समाज एवं विकास के लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, उनमें हम देखेंगे कि गाँव के विकास के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अभी हमने यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार है, पेयजल है, ये सारी समस्याएं हैं और सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। तो आई होप कि आपको गांव की पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी कि गांव की स्थिति कैसी है। यदि इस पर कोई प्रश्न पूछ ले तो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये हम आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं गांव के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं समाज की। यहाँ पे सामाजिक है, ठीक है ना। हमने गांव की बात देख ली और गांव के विकास में क्या क्या चीज़ें अवरोधक हैं, क्या क्या चीज़ें बाधा डाल रही हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया।
अब हम बात करते हैं समाज की। तो समाज को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, वो भी अध्ययन की दृष्टि, यानी कि हम पूरे समाज को पढ़ने के लिए दो प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं करना है। तो पहला समाज होता है जनजाति समाज, और दूसरे समाज को हम कृषक एवं औद्योगिक समाज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जनजाति समाज, जनजाति शब्द सुन के आप लोगों के अंदर एक सोच आई होगी कि अरे जनजाति की बात हो रही है। ठीक है ना। जनजाति शब्द सुन के आप में ऐसा आया होगा कि ये कहीं न कहीं जंगल के निकट की बात हो रही है। ठीक है ना। काफ़ी अल्प विकसित गाँव की बात हो रही है, पहाड़ों के निकट जो लोग हैं उनकी बात चल रही है। आपके दिमाग में बिल्कुल सही चल रहा है। जनजाति जो होते हैं वो अधिकतर मैक्सिमम उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं, या तो वो जंगलों में निवास करते हैं, या तो वो काफ़ी घने वनों में निवास करते हैं, या तो पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, या तो अधिक पिछड़े गांव में जो कि कभी पहले पहाड़ थे लेकिन अब गांव में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है ना। जनजातीय समाज के बारे में हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कृषक एवं औद्योगिक समाज। ओके, तो पहला जनजाति समाज है और दूसरा क्या है, कृषक एवं औद्योगिक समाज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनजाति समाज जो होते हैं मुख्यतः किस क्षेत्र में, पूरे विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपने अफ्रीकन देशों का नाम सुना होगा। जो अफ्रीकन देश हैं उनको अधिकतर जनजातीय देशों के नाम से जाना जाता है कि जनजातियों की जो संख्या है वो अफ्रीकन देशों में ज़्यादा निवास करती है। जिनको ज़्यादा अच्छे से देखना हो वो जाके वर्ल्ड मैप को देख लेंगे। जो अफ्रीकन कंट्री होंगी उधर जनजाति समूह ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मैं यदि एशिया की बात करूं तो एशिया कॉन्टिनेंट आपको पता ही होगा, जहां पर भारत आता है, चीन आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, अफगानिस्तान आता है। इन सब देशों को एशिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो कृषक जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो कृषक जो यहाँ पे कृषक समाज है वह एशिया में अधिक पाया जाता है, यानी कि कृषक समाज एशिया में अधिक पाया जाता है। और औद्योगिक समाज देखें तो औद्योगिक का अर्थ ही है उद्योग, बिजनेसमैन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब नामों से जोड़कर हम इसको देख सकते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है, देख लीजिएगा उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएसए। ठीक है ना। जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो उसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। जो बाइडन राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले थे। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, नमस्ते भारत, आपको याद ही होगा। ठीक है ना। तो यूएसए जो है उसको हम औद्योगिक समाज की संज्ञा दे सकते हैं कि औद्योगिक समाज जो है वो यूएसए में ज़्यादा रहता है, और एशिया में कृषक समाज ज़्यादा रहता है, और जो अफ्रीकन कंट्री है जनजाति समाज वहाँ पे अधिक रहता है। एक बात को आप लोग स्पष्ट कर लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है कि जनजाति समाज होने का मतलब यह नहीं है कि 100% वहाँ पर जनजाति ही निवास करते होंगे। ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ कि एक गांव में, सपोज करिए कि एक गांव है, वहाँ पर 10 घर हैं। ठीक है ना। और सौभाग्य की बात देखिए कि 6 घरों में से किसी का बच्चा लेखपाल हो गया। ठीक है ना। 10 घर हैं और 10 घर में से 6 घरों में एक एक बच्चा जो है लेखपाल हो गया। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो गांव तो लेखपालों का है। ठीक है ना। बोलेंगे ना, अरे भाई ये तो गांव क्या है, लेखपालों का है, क्योंकि यहाँ पर आधे से अधिक जो हैं वो घरों में लेखपाल हैं। बड़ा अच्छा गांव है यार। तो जनजाति समाज में भी क्या है कि अधिकतर लोग, ठीक है ना, जनसंख्या इसकी जो अधिकता में है वो क्या है, जनजाति समाज है। और कृषक की बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ कि एशिया में हम भारत की बात करेंगे, हमारा देश भारत है। ठीक है ना। परीक्षाएं हमारी भारत में होंगी, जॉब में भारत में करना है तो बात भी हम भारत का ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50% से अधिक जो हैं वो लोग भारत में कृषि करते हैं। तो भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है ऑप्शन में कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत देश में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। पहले तो लगभग 80% से ऊपर थे, लेकिन अब क्या है 50% है। ये भी पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक है। अब औद्योगिक समाज में क्या है कि लोग सर्विस अधिक करते हैं, जॉब अधिक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे अधिक है। तो ये हमारा जो है वो यूएसए में पाया जाता है। तो मेन फोकस जो है हमारा वो कृषक पे है, जो कि भारत में होता है, और जनजाति समाज पे है। ठीक है ना।
आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जनजातीय समाज की कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन यह समाज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुश है, विस्तारित है और अपने लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि हमारा धर्म ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारी मान्यताएं जो हैं, हमारा रहन सहन जो है, इनको अपने उन चीज़ों पे काफ़ी अधिक गर्व है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रहन सहन है, उस पर इन्हें बहुत गर्व है। वो इस बात से अंदाज़ा लग जाता है क्योंकि यदि इनके कोई इनमें इनके धर्म के प्रति, इनके रहन सहन के प्रति, इनके खान पान के प्रति यदि कोई हस्तक्षेप करे तो ये लोग उनको जिंदा नहीं छोड़ते, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनकी वेशभूषा कैसी है। बिल्कुल जो जंगल में, जो वन में लोग निवास करते हैं, जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं, चाहे वो पेड़ की छालें हों, चाहे जो भी चमकीले चीज़ें हों, ठीक है ना, उन्हीं सब का ये लोग चटाई वटाई अपना बनाकर, कपड़े वपड़े बनाकर अधिकतर काम में लेते हैं। ये इनके औजार हैं, चाहे वो धनुष बाण आप ले लें, ठीक है ना। इनका जो शिकार करने का तरीका है वो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि देश भर में जितने भी जनजाति लोग हैं वो एक ही प्रकार के अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना। सबका पहनावा एक ही प्रकार का होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। और ना आपको अलग अलग पढ़ना, ऐसा नहीं अब बैठ जाओ कि कितने यहाँ पे राज्य हैं हमारे, किस राज्य में कौन से लोग पाए जाते हैं, उनमें कितने लोग हैं, ठीक है ना, उनका रहन सहन क्या है, पहले वाले का रहन सहन क्या है, दूसरे वाले का रहन सहन क्या है, इनका खान पान क्या है, इनका पहनावा क्या है। इतना डीपली नहीं पढ़ना हमें, बात समझ में आई ना। हाँ, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हमारे देश में जो 28 राज्य हैं उनमें से कितने राज्यों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें कितने प्रदेशों में जनजातियाँ पाई जाती हैं, अधिकता किसमें है, ठीक है ना, और न्यूनतम कौन से हमारे राज्य में पाई जाती हैं, और कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि खतरे में है। खतरे का मतलब कि उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जनजातियाँ हमारे देश में ना पाई जाएं। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि जो जनजाति लोग होते हैं, बिल्कुल आप लोग इनको देख लीजिए कि इनका जो खान पान है, रहन सहन है, बिल्कुल हमारे नगर से, हमारे जो हमारा शहरी समाज है उससे भिन्न है बिल्कुल। यानी कि ये लोग जो शहर का समाज है, जो नगर का समाज है, उससे बिल्कुल ही परिचित नहीं है। बात समझ में आई। तो इनका जो रहन सहन है, इनका जो खान पान है, बिल्कुल वो डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो जनजाति होती हैं वो अफ्रीकन देशों में अधिक पाई जाती हैं, और यदि हमारे भारत में बात करें तो भारत में भी काफ़ी अधिक संख्या में जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं भारत की। भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो इनमें से जो 26 राज्य हैं वो 26 राज्यों में जनजातियां पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और 8 यहाँ पे यूटी हैं, तो 8 में से 5 यूटी में, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, वहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं। अब इसका जो विस्तारित रूप है उसको हम देखेंगे कि 26 में से सबसे अधिक कौन से राज्य में है, ठीक है ना, और प्रतिशत में सबसे अधिक कौन से राज्य में है। इन दोनों में अंतर है कि सबसे अधिक कौन से राज्य में है और प्रतिशत में सबसे अधिक कौन से राज्य में है। तो इन दोनों का जो अंतर है मैं आपको बताऊंगा। और जो यूटी हैं वो 8 हैं, ठीक है ना, अभी जो नई चीज़ें बनी हुई हैं परिवर्तन के बाद, तो इसमें वो 5 कौन कौन से हैं जहाँ पर पाई जाती हैं, और इनमें से सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं, और प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे जो है जनजाति के प्रतिशत से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गांव की समस्याएं क्या हैं, ठीक है ना। जनजातियां कौन कौन से महाद्वीप में पाई जाती हैं, चाहे वो अफ्रीका हो गया, जो मेनता जनजातियां हैं जो मुख्यतः हैं अफ्रीका कंट्री में पाई जाती हैं, ठीक है ना, और एशिया में पाई जाती हैं।
तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और एशिया में हम पढ़ेंगे भारत में, और यूरोप में भी पाई जाती हैं। और एशिया में हम पढ़ेंगे भारत में, और भारत के 28 राज्यों में से 26 राज्य में जो है पाई जाती हैं, और 8 में से 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी आपने देख लिया जनजातीय समाज के बारे में हमने देख लिया, और ग्रामीण समाज के बारे में हमने पहले देख लिया था। अब हम बात करते हैं औद्योगिक समाज के बारे में। जैसा कि फोटो आपको दिख रहा है औद्योगिक समाज का, तो औद्योगिक समाज जो है वो यूएसए, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका का नाम सुन के ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका सिर्फ एक देश है। उत्तरी अमेरिका में एक से अधिक देश हैं, उनमें से एक यूएसए भी है, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वहाँ का जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर जो काम चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर मशीन का काम चल रहा है, लोग यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर से काम चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जॉब्स होती हैं, यहाँ पर सर्विस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे होता है ना, आपको कुछ चाहिए, आपने कॉल किया, घर पे आ गया, तो उस चीज़ें होती हैं। यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है उसको प्रोवाइड होने का काम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये जो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, गांव क्या है, जनजातियों के बारे में आपने देख लिया होगा, उनका रहन सहन कैसा है, पहनावा ओढ़ावा उनका कैसा है, और आपने यहाँ पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में भी देख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हमारे देश में, भारत में जनजातियों की स्थिति क्या है, उनकी प्रतिशत कितनी है, जनसंख्या उनकी कितनी है, उस पर हम डिस्कस अच्छे तरीके से अपने आने वाली वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। तो आप रैंकाइन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।